कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ना केवल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, बट उन्होंने काफ़ी मल्टीपल जो है पोस्ट होल्ड करी हैं। उन्होंने जो है वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो यूजीसी के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, एंड आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, एंड एट द टॉप ऑफ दैट अ मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। वो कैम्ब्रिज एंड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी रह चुके हैं। एंड लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू यू कि ये कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या किसी को वो करने के लिए नहीं है। ये जो आज की वीडियो में बना रहा हूँ, ये वीडियो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे नेशन का होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। तो आइए चलिए उनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। हेलो गाइस, 26 दिसंबर 2024 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। देखिए, इंसान चले जाता है, लेकिन उसके बाद उसके पीछे रह जाती है उसकी यादें एंड लेगेसी, इन दिस केस द लेगेसी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो चलिए आज उनके बारे में थोड़ी बात। सबसे पहले बात करते हैं 1992 के रिफॉर्म्स के बारे में, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, 1991-1992 में सिलसिला कुछ ऐसा था कि इंडिया के पास बीओपी क्राइसिस हो चुका था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखिए, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक आम भाषा में कोई देख रहा हो, लेमन भाषा में समझाने के लिए मैं ये बोलूँगा, जैसे कि हम इंडिया जो है हमेशा से एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री रही है। और देखिए, जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें बदले में कुछ देना पड़ता है, रुपये देने पड़ते हैं। वैसे ही जब इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है तो बदले में डॉलर देने पड़ते हैं। बट 1991-1992 की सिचुएशन कुछ इस प्रकार हो गई थी कि हमारे पास जो है हमारे आरबीआई ट्रेजरी में और गवर्नमेंट बॉन्ड और ये सब जो है इतने मतलब जो है वेल टू डू कंडीशन में नहीं थे, एंड वी हैव टू टेक द लोन फ्रॉम दी गवर्नमेंट जो है बैंक ऑफ द इंग्लैंड एंड वेरियस जगह से हमने जो है गोल्ड प्लेज करके, मतलब गोल्ड को उधार पर रख के हमने जो है डॉलर्स मंगवाए। लेकिन उसके बाद भी कंडीशन नहीं सुधर रही थी। तब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारी हेल्प करी, बट आप जानते हैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ऐसे किसी की हेल्प तो करता नहीं है। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी, और इंडिया उस समय क्लोज इकनॉमी थी। क्लोज इकनॉमी का मतलब कि बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, गूगल हो गई या फिर जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनको इतना इजी एक्सेस नहीं था इंडिया के अंदर टू प्रमोट दी हमारी डोमेस्टिक कंपनियों को प्रमोट करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कंडीशन रखी, बहुत सारी कंडीशन रखी थी। उसमें से एक प्रमुख कंडीशन ये थी कि आपको जो इंडिया को है, मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को, मल्टीनेशनल कंपनीज को आपको एंट्री देनी पड़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखिए, कई लोग का ये मानना रहता है कि जो है सोशलाइजेशन जो है, सोशलिज्म या पब्लिक सर्विस और एक तरफ एक कैपिटलिज्म, जो साथ में नहीं चल सकते। बट यहीं पे रोल आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने, आप आश्चर्य मानेंगे कि सोशल स्कीम्स लाइक मनरेगा जैसी स्कीम्स और साथ में जो है प्राइवेटाइजेशन करना या फिर जो है कैपिटलिज्म करना, इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ये दोनों चीज़ें ऑन दी सेम टाइम साथ में चलाई थी। इसलिए आप देखेंगे कि 2004 के बाद सरकार में आने के बाद उन्होंने मनरेगा जैसी स्कीम्स जो हैं वो निकाली, और 1992 में जब उन्होंने अपनी पहली बजट स्पीच, मतलब आफ्टर जो है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जब बजट स्पीच दी, तो उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी निकाली, जिसका मतलब है उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया। और उसके बाद ही आप देखेंगे कि एफएफआईज, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको पहली बार एंट्री मिली इंडिया के अंदर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की, जो हम रेगुलरली सुनते रहते हैं, पहली बार। उसके बाद पीएसयूज़ को, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। तो ये सब का क्रेडिट जितना जो है गवर्नमेंट को जाता है उस समय की, उतना ही क्रेडिट जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच, आइडियोलॉजी और उनके इकोनॉमिस्ट एक्यूमेंट को जाता है। और इसकी तारीफ़ जो है ना केवल उनकी इकोनॉमिक्स पॉलिसी की तारीफ़ जो है ना केवल हमारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट या इंडिया के लोगों ने, बल्कि जो है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने और बहुत सारे लोगों ने उन्हें फाइनेंशियल गुरु का टाइटल तक दिया है। अगली हम जो उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो हम सोशल सेक्टर में बात करते हैं, जो कि है आरटीआई एंड आरटीई। 2005 में आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है पास किया गया। आरटीआई आप सब जानते हैं, जिसके थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिस से, और जो गुड गवर्नेंस के प्रति एक पहला स्टेप आप मान सकते हैं जो लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। और आज ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो सिटीजन्स को इतना एम्पावर करता है, जिससे कि हम ना केवल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, बल्कि हम ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर। दूसरा है आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, जो एलिमेंट्री एजुकेशन देता है सभी चिल्ड्रंस को बिटवीन 6 to 14 ईयर्स।
तो ये पॉलिसी भी लाई इन द सोशल सेक्टर के अंदर। और सोशल सेक्टर के अंदर बता दूं आपको बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ लाई गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। तीसरा जो पिलर की मैं बात करने वाला हूँ वो है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। अब इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो है वो साइन हुई थी और इसका श्रेय जो है डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को ही जाता है और उनकी विजनरी लीडरशिप को जाता है। क्योंकि सबसे हैरान वाली बात तो ये है, मैं आपको बताऊंगा कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील क्या होती है, वो भी लेमैन शब्दों में, आसान शब्दों में बताऊंगा मैं आपको। बट उससे पहले आपको ये स्टोरी जाननी होगी कि जब ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हो रही थी तब यूपीए जो सरकार थी वो कोलिशन गवर्नमेंट में थी विद द लेफ्ट पार्टी के संग में, है ना। लेफ्ट मतलब जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, जो कम्युनिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो लोग। तो आप देखेंगे कि जब ये न्यूक्लियर डील साइन होने वाली थी तो यूपीए गवर्नमेंट के विद इन उन्हें काफ़ी अपोजिशन जो है सहना पड़ा, कि उनको डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को जो है काफ़ी अपोजिशन लेना पड़ा इस डील को साइन करने के लिए। कि लेफ्ट जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए थे तो मतलब कि वो गवर्नमेंट को गिरा भी देंगे अगर न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है तो। बट डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी थे वो जानते थे कि ये न्यूक्लियर डील कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल फॉर द न्यूक्लियर पावर, जो आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं ना, हाइड्रो पावर की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर, है ना, ये सब होती है। वैसे ग्रीन पावर्स में जब आप देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जानते थे कि भाई ये जो न्यूक्लियर डील है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो फॉर द फॉरेन पॉलिसी के लिए यूएस की तरफ एक हमारा एक गुड जेस्चर, और यूएस हमारी तरफ एक गुड जेस्चर बढ़ा रहा था एक्चुअल में। तो इसको हम ग्रैब करना, मतलब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ही वेंट अगेंस्ट हिज पार्टी मैन, एंड दैट वाज द लीडरशिप, दैट वाज द करेज दैट ही वाज हैविंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड उसके बाद उन्होंने जो है अपनी पार्टी अगेंस्ट जाके इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन करी। टॉक्स 2005 में स्टार्ट हुए एंड 2008 में फाइनली जो है ये डील साइन हुई। इसे 123 एग्रीमेंट भी कई लोग कहते हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो। 123 एग्रीमेंट बेसिकली यूएस का एक लॉ था जिसमें सेक्शन 123 जो है वन है ना 123 उसको अमेंड करके लाया गया, तो इसलिए फेमसली उसको कहा जाता है 123। अब बात करते हैं इंडो यूएस न्यूक्लियर डील थी क्या। देखिए 1974 की कहानी है, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उस समय जो है हमने टेस्ट किया था, है ना, वी हैव कंडक्टेड अ न्यूक्लियर ऑपरेशन कंडक्ट करा। एंड उसके बाद जब ये बात यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज को पता चली तो उन्होंने एक एनएसजी, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंट्री था मान के चले, है ना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसके अंदर बहुत सारी कंट्री मेंबरशिप थी। वो ग्रुप बनाया गया जो कि अभी डिसाइड करेगा कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस कंडक्ट करने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक यूरेनियम, है ना, ये सारे जो एलिमेंट्स चाहिए रहते हैं, ये एलिमेंट्स किस कंट्री को देने हैं, किस कंट्री को नहीं देने हैं, ठीक है, ये डिसाइड किया जाएगा। और ये मतलब सर्वसहमति से डिसाइड किया जाएगा, ये बात डिसाइड हुई। तो 2008 में जो है 2005 के बाद से इंडिया, मतलब इंडिया तो एनएसजी का मेंबर ऑफ कोर्स नहीं था, तो 2005 के बाद से यूएस ने जो है इंडिया को डिस्पाइट बीइंग नॉट द मेंबर ऑफ द एनएसजी वेवर दिया कि भाई हाँ इंडिया आप जाइए, आप जो है सिविल कैपेसिटी। देखिए दो चीज़ होती हैं, एक तो आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं मिलिट्री पावर में, मतलब जो हथियार वेपन्स वगैरह बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में, और एक होता है कि आप अपनी एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यूएस की कंडीशन थी, यूएस ने जो है न्यूक्लियर डील साइन करी जिसके तहत उन्होंने बोला कि इंडिया आप जो है सिविल कैपेसिटी के अंदर आप न्यूक्लियर, मतलब जो है आपको वेवर देते हैं हम एनएसजी ग्रुप से, एक वेवर मतलब एक काइंड ऑफ जो होता है ना एक्सेप्शन देते हैं कि आप मेंबर नहीं फिर भी आप जाके सिविल कैपेसिटी में ये जो है अपना न्यूक्लियर पावर और ये सिविल सेक्टर के अंदर आप कंडक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। बट आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन है उसके अंडर में ये चीज़ रखी जाएगी, उनके कोऑर्डिनेशन में ये चीज़ रखी जाएगी। तो इंडिया ने इस चीज़ को हाँ कह दिया था और उसके बाद ही इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी से आप कह सकते हैं कि इंडो यूएस का एक अच्छा रिलेशन बनना वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में बहुत अच्छा शुरू हुआ है। और इसी ट्रीटी या इसी जो है डील के चलते ना हमने बहुत सारी अदर कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ के सामने इसी के कारण से हम साइन कर पाए। पहले हम साइन नहीं कर पा रहे थे और कहीं से हम न्यूक्लियर ये जो प्रोग्राम्स हैं हम कहीं से बाय कर ही नहीं पा रहे थे इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो ये दूर किया, तो इसलिए थैंक्स बनता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। दोस्तों ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे जो है कंट्रीब्यूशन जो है हमारे देश के लिए किए हैं, और इसलिए दिस इज़ माय वे ऑफ पेइंग हिम द ट्रिब्यूट टू आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और इसलिए मैं इसी तरीके से वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा इस पॉइंट पे। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मैंने पूरी कोशिश करी क्योंकि मेरे को भी आसान भाषा में समझ में आता है, तो
डिफ़िकल्ट भाषा पल्ले पड़ती नहीं है मेरी भी, तो मैंने कोशिश की है कि मैं लेमन भाषा में आपको समझा सकूँ न्यूक्लियर डिग्री के बारे में और वेरियस टर्म्स के बारे में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इट विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू फर्दर मेक वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।